हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जीके बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने आज स्टार्ट करना है इंडियन पॉलिटी हमारा कवर हो गया है। आज हमने स्टार्ट करना है इंडियन इकोनॉमी। सो आज हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का। आई होप आपको इंडियन पॉलिटी एंड जितने भी मैंने और सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं अरिहंत जीके की, वो आप सब ने जो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जाके चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट बनी पड़ी है अरिहंत जीके की, सो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड में बाय नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर हम शॉर्टली नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो करंट प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। और 3rd लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। सो ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है, इट इज़ विद अ शेयर ऑफ 7% ऑफ जीडीपी। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो सबसे पहले इसमें फर्स्ट आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, ये टर्म जो है वो कॉइंड है बाय पैट मुलिन और सपोर्टेड बाय GM कीनेस। उसके बाद में नेक्स्ट है एग्रेरियन इकोनॉमी। सो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में पढ़ा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसमें दोनों ही सेक्टर्स आते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। और एग्रेरियन इकोनॉमी जो होती है 6 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी 58% वर्क फोर्स जो है इंडिया की वो स्टिल एग्रीकल्चरलिस्ट है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी को वो अराउंड 70% है उसके करंट प्राइस पे। ठीक है, तो वो होती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी, वही है। उसके बाद में आते हैं, अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ जो है पॉइंट्स हैं फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। तो फर्स्ट आता है स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारे नेशनल की स्लो ग्रोथ। सेकेंड है कैपिटल डेफिशिएंसी एंड लो रेट ऑफ capital formation, hence low rate of investment, low production etc. poor quality of human capital। ठीक है, लो प्रोडक्शन, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम प्रोडक्शन होता है। कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है, लो रेट पे कैपिटल इन्फॉर्मेशन की। सो इन शॉर्ट बोल सकते हैं लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना कम रेट रहेगा इन्वेस्टमेंट का उतनी ही प्रोडक्शन भी कम होगी। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। थर्ड आता है ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हैवी प्रेशर रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की वो कम है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी। उसके बाद में फोर्थ आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्वल नहीं है। और उसके बाद में फिफ्थ आता है हमारा मास पॉवर्टी, क्रॉनिक इन्फ्लेशन और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो ये इसके कुछ फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। उसके बाद में आते हैं ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो मैं इसको इन डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, बस जितना इसमें लिखा गया है उसी को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उस पर जो है डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी। जिस भी टॉपिक को आपको डिटेल में समझना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, तो मैं आपको उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो लाऊंगी। अदरवाइज़ मैं इसमें इस जो बुक में यही करा रही हूँ, जो ऑलरेडी इस बुक में लिखा हुआ है उसी को समझा रही हूँ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रॉड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है प्राइमरी फैक्टर। और प्राइमरी फैक्टर में हमारा आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सब आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। एंड थर्ड हमारा आता है टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर्स भी बोला जाता है। इसमें बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
रियल एस्टेट, कम्युनिटी, पर्सनल सर्विसेज सब आता है। ये हमारा हो गया टर्शरी सेक्टर्स। सो बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सामने से पता चलता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब आपका एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला काम आ गया, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ये आ गया, और टर्शरी में आपका ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो उसमें हम इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग कमीशन 1950 सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में जो है ये प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 में। गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे। ठीक है, बेसिक एम क्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो था ब्रिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी जो इकोनॉमिक है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो रैपिडली ग्रो करे, बढ़ती जाए। किसकी वजह से? थ्रू एग्रीकल्चर के ज़रिए, इंडस्ट्री के ज़रिए, पावर्स के ज़रिए, या बाकी के जितने भी अदर सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक के, उन सब के ज़रिए जो है क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, जो रैपिड ग्रोथ होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जैसे सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये आया था एग्जिस्टेंस में, मतलब वर्किंग में 1 जनवरी 2015 में। पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक जो है गवर्नमेंट का, दैट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन एंड एम्स टू इन्वॉल्व स्टेट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, जो कि उसको रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को, और जो भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं एम्स के लिए इनमें इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, उनको जो है ये रिप्लेस करता है। इट विल प्रोवाइड, ये हमें क्या नीति आयोग से हमें क्या मिलता है, ये प्रोवाइड स्ट्रेटजी देता है, टेक्निकल एडवाइस देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड हैं आयोग के एज इट्स चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन रहते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर। राजीव कुमार जो थे वो वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के इंडिया की। उसके बाद में आता है आपका कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन। सो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 एम विश्वेश्वरैया फॉर नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बॉम्बे प्लान 1944 में हुआ। गांधी ने जो है प्लान 1944 एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। पीपल्स प्लान 1945 एम.एन. रॉय के द्वारा। और सर्वोदय प्लान 1950 जे.पी. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट हम आता है हमारा 5 ईयर प्लान एट ग्लैंस। जो 5 ईयर प्लान है उसके ऊपर बताया गया है। तो हम 5 ईयर प्लान पढ़ लेंगे पहले। इसमें हमें देखो यहाँ पे क्या क्या कॉलम दिए हुए हैं। हमारे पास एक प्लान है, फिर ग्रोथ रेट क्या रहा है उसका, और इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्लान जो है 1951 से 56 तक का था। ये था हेरोल्ड डोमर मॉडल की बेस्ड। टारगेट ग्रोथ टारगेट था इसका 2.1% और रेट अचीव किया 3.6%। इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड प्लान 1956 से 61। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? पीसी महालोनिबस सेक्टर मॉडल। सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंस किया हो। फिर ग्रोथ टारगेट रहा इसका 4.5% एंड रेट अचीव रहा 4.2%। और इम्पॉर्टेंट सेक्टर की बात करते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट थर्ड प्लान 1961 से 66 तक का था। ग्रोथ टारगेट है 5.6 और रेट अचीव है 2.8। और इम्पॉर्टेंट सेक्टर की बात करते हैं तो फूड ग्रेन्स और हैवी इंडस्ट्रीज इसका इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहे हैं। प्लान हॉलीडे 1966 से 69 तक का था। ठीक है, जो हॉलीडे इस प्लान में थी वो। फोर्थ प्लान जो है 1969 से 74 तक का था। आप यहाँ पे ग्रोथ रेट और रेट अचीव दे सकते हो 5.7 एंड 3.3% रिस्पेक्टिवली। एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा है एग्रीकल्चर। फिफ्थ प्लान जो है 1974 से 78 तक का था। 4.4 ग्रोथ रेट था और रेट अचीव था 4.8%। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसका। सिक्स प्लान जो है 5.2% ग्रोथ टारगेट के साथ में, 5.4 रेट अचीव के साथ में। एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। सेवन्थ प्लान 1985 से 90 तक का था। 5.0 इसका जो है ग्रोथ टारगेट रहा और 6.0% इसका रेट अचीव रहा। एनर्जी एंड फूड ग्रेन्स इसका इंपॉर्टेंट सेक्टर था। तो बाकी की आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 8th प्लान, 9th प्लान, 10th प्लान, 11th एंड 12th प्लान आपका, ये इसके जो है ग्रोथ टारगेट और रेट अचीव परसेंटेज हैं। और ये इनके आगे हैं आपके
इम्पॉर्टेंट सेक्टर की कौन कौन से रहे। जैसे अगर 8th प्लान की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन इसका जो है वो सेक्टर रहा है इम्पॉर्टेंट। 9th प्लान का सोशल जस्टिस है, फिर इनकम एंड एनर्जी 10th प्लान का है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 11th का एंड 12th का फास्टेस्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 12th प्लान का रहा है। उसके बाद में आता है आपका नेशनल इनकम इन इंडिया। सो नेशनल इनकम रेफ़र किया जाता है जो गुड्स और सर्विसेज पे वो एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है, जो इकनॉमी मतलब प्रोड्यूस होती है इकनॉमी में हर एक साल में, ठीक है, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के द्वारा जो वैल्यू एग्रीगेट होती है इंडियन इकनॉमी में हर एक साल में, उसको रेफ़र किया गया है नेशनल इनकम के तौर पर, ठीक है। तो कुछ मेजर थे नेशनल इनकम के इन इंडिया में। फर्स्ट आता है जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी। तो ये क्या है, फाइनल वैल्यू रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। हर एक साल में, एक साल के दौरान जो है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस रहता है, ठीक है, प्रोड्यूस रहते हैं, ग्रॉस उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एनडीपी, ये जीडीपी के इक्वल होता है माइनस डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू ऑफ लॉस एंड असेट और कंट्री कैपिटल गुड्स। उसके बाद में आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी। ये है एस्टिमेट टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड, एक टाइम पीरियड तक का होता है, यूजुअली 1 ईयर ही होता है, बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। उसके बाद में नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है एनएनपी। ये सब डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम जीएनपी से जो डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आपका वो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्शन। उसके बाद में जब हमारा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है एक फैक्टर कॉस्ट में, उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। और इसको कैलकुलेट किया जाता है डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस वगैरह कट करके और एडिंग सब्सिडीज़ इन एनएनपी में सब्सिडी को ऐड करके मार्केट प्राइस पे और टैक्स को डिडक्ट करके जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में आता है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है इसका मतलब होता है जो टैक्स हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है, बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ इम्पोज, जिससे वो टैक्स लिया जाएगा वो डायरेक्ट इसको पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। जैसे कि इनकम टैक्स हो गए, कॉरपोरेट इनकम टैक्स हो गए, कैपिटल गेन टैक्स हो गए, फिर स्टैम्प ड्यूटी, लैंड टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, पेट्रोलियम रेवेन्यू टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम अर्न करती है कॉरपोरेट इनकम टैक्स से, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं, एक इंटरमीडिएट रखा जाता है बीच में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम, इंटरमीडिएट रखा जाता है जिससे फ्रॉम द पर्सन मतलब जो टैक्स देगा उस और गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडिएट रखा जाता है ताकि वो इनडायरेक्टली टैक्स लेते हैं हु बियर्स अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑन द टैक्स, ठीक है। जैसे कि सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स हो गए, एक्साइज ड्यूटीज़, लैंडफिल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़, क्लाइमेट चेंज लेवी। तो ये सब किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसको बोलते हैं। तो जीएसटी जो है ये कॉमनली रेफ़र किया जाता है एक सिस्टम को, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम को, जहाँ पर क्या होता है सिंगल टैक्स हमारे इकनॉमी में किसी भी चीज़ पे या किसी भी सर्विस पे लगाया जाता है, ठीक है, हर एक चीज़ पे लगाया जाता है। इंडियन जीएसटी जो है ये फर्स्ट प्रपोज किया गया इंडियन में इन द यूनियन बजट स्पीच 2006-7, ठीक है। ये टैक्स जो है 1 जुलाई 2017 में जो है वो आ गया था, एग्जिस्ट हो गया था। तो जो मेन फीचर्स हैं जीएसटी के वो ये है कि टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है एट ईच स्टेट ऑफ द वैल्यू चेन। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
जो कि HDI जिसको बोला जाता है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो थोड़ी भी इफेक्टिव लगी हो या आपको मेरी कोई कमी नज़र आई हो या आपको लगा हो कि मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ा दिया, तो मेरे को भी मेरे भी डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।